हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो सीटेट पेपर सेकंड जो 2023 में सीटेट के द्वारा पूछा गया है उसका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसमें पेडागोजी के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन क्या होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। जो 2023 में ऑफलाइन पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में से विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे अक्स, एच और जेड इत्यादि। निम्नलिखित में से किस किस अवधारणाओं का परिचय इन उदाहरणों द्वारा किया जा सकता है। देखो, रेलगाड़ी होती है, उसकी इस टाइप से पटरियां होती है। रेलगाड़ी की पटरियां होती है, वो इस टाइप से होती है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी की पटरियों की दो सड़कों को पार करती हुई और एक एच और एक क्या, जेड। इसके बारे में एक टीचर है, वो बच्चों को क्या कर रही है, पढ़ा रही है। तो इसके बारे में हम देखो, एक तो तिर्यक छेदी रेखा के बारे में देख सकते हैं, रेखाखंड के बारे में नहीं बता रही, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। तिर्यक छेदी रेखा कौन सी हो गई, ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई, इसके बारे में बता रही है। समकोण, कोण के बारे में वो कोई भी डिस्कस नहीं कर रही, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सिर्फ वो समांतर रेखाएं और तिर्यक छेदी रेखाओं के बारे में ही क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वो सही होगा। हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ ऑप्शन से कट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो सिर्फ तिर्यक छेदी रेखाएं और समांतर रेखाओं के बारे में ही क्या कर रही है, एग्जाम्पल दे रही है स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, अधिगम में रह गई कमियों को ज्ञात कर केवल उन्हें ही संबोधित करना। देखो, यहाँ पर केवल शब्द है वो नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला है, अलग प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें कक्षा के अग्रिम पंक्ति में बिठाना। देखो, अलग अग्रिम पंक्ति में बिठाना और उन्हें अलग प्रदर्शन करने वालों की पहचान कर उन्हें, ये भी क्या होता है, गलत होता है। अगला है, एक जैसे उपागम द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाना। देखो, एक जैसे उपागम के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को अगर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारे बच्चे होंगे, उनके समझ में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी के बच्चे होते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाना ही क्या होता है, बेस्ट। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। अधिगमकर्ताओं को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव बिंदु है। तो जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव बिंदु दिखे तो वो ही एक बेस्ट तरीका होता है पढ़ाने का। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन CCE के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। हाँ, ये सच है कि हमें बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए और उसकी कि कहाँ तक समझ है, इसका भी हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला पढ़ लेते हैं, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए शिक्षक महसूस करते हैं कि उनमें से हर एक को बच्चों के अधिगम का आकलन करने के लिए प्रतिदिन कुछ गृह कार्य देना चाहिए। यह एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। अगला है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन केवल, अगर केवल शब्द आ जाए तो वो क्या होता है, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में जांच परीक्षण अधिक हो और शिक्षण क्या हो, कम। कोई शिक्षण कम होगा और जांच परीक्षण ज़्यादा होगा, तो ये भी क्या है, हमारा नेगेटिव पॉइंट। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गणित में एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं है।
यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा को वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है। ये संकेत जिनों के साथ दिशात्मक है और दर्शकों के कौन सी अवधारणा किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। अगला दे रखा है हमें एक विशिष्ट अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका उपयोग नैदानिक परियोजना के लिए नहीं किया जा सकता। इन्हें बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत समय वे करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखे हैं बहुत समय वे करते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉइंट दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब हमें आंसर में बताना है सी और डी तो कट हो जाएगा, यानी सी ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इस क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है गणित की प्रकृति के बारे में पूछा है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, यानी नहीं पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। देखो किसी भी बच्चे में विशिष्ट अभिव्यक्ति होना आवश्यक नहीं होता है, स्पेशल एम्पलीट्यूड होना जरूरी नहीं होता है। अगला है गणित में प्राथमिक अवधारणाएं प्रकृति में अमूर्त होती है, अमूर्त होती है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही होती है। बहुत सी क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम मानकर चलते हैं, यानी जो हमें दिखाई नहीं देते, ये तो सही है और ये क्या है, गलत है। गणित निगमनात्मक विवेचना पर आधारित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। गणित उन अधिकांश विषयों की तुलना में बहुत अधिक अमूर्त और पदानुक्रमित है जो बच्चे उसे उम्र में सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पे नहीं का आंसर देना है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी नहीं पूछा है तो स्कूली स्तर पर गणित के शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिव्यक्ति एक स्पेशल एप्टीट्यूड होना जरूरी नहीं है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त है, सही बताना है। इसे तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है जो ये दिखाने या समझने का इरादा रखता है कि गणित परिणाम सत्य क्यों है, गणित परिणाम सत्य क्यों है। अगला है यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है। अगर हम टीचर से तर्क वितर्क करेंगे तो ये हमारे जो नॉलेज के लिए है वो क्या होगा, बेस्ट तरीका होगा, तो ये ऑप्शन सही है। यह गणित शिक्षा में स्वतः शोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है। देखो हम तर्क वितर्क करेंगे अगर टीचर से तो इसे हम खुद भी सोचेंगे और उससे हमारा दृष्टिकोण का जो हिस्सा है वो क्या होगा, मजबूत होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। प्रारंभिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होता है। देखो अगर कक्षा फर्स्ट में हो, सेकंड में हो, फिफ्थ में हो, अगर उच्च प्राथमिक हो, उसके लिए अगर तर्क वितर्क करना कमज़ोर माना जाएगा तो यहाँ पर मूल्यांकन कठिन शब्द आया है और कम उपयोगी है, तो ये ऑप्शन वैसे ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ए और डी यहाँ पर गलत है, बी और सी यहाँ पे क्या है, सही, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है, नहीं बताना है। गणित की पाठ्य पुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल शब्द आ गया तो ये नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, यानी ये गलत है। गणित की पाठ्य पुस्तक बहुत मोटी या भारी नहीं होनी चाहिए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, गणित का ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी सही है। विद्यार्थियों को अभ्यास देने के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रश्नावलियाँ होनी चाहिए, ये भी क्या है, सही है। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है कंजेक्चर के बारे में। गणित में एक कंजेक्चर क्या होता है।
बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह गणितीय समझ विकसित करने में मदद नहीं करता। ये तो क्या है, गलत है भी, मदद करता है। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष जो सिद्ध हो चुका है, नहीं, ये भी गलत है। केवल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी गलत है, केवल शब्द आ गया यहाँ पे। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कंजेक्चर क्या होता है, एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती है। सिमरन 3 महीने के किराए के रूप में 60,000 रुपये देती है। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। 3 महीने का किराए के रूप में 60,000 रुपये देती है। यदि हर महीने का किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किराया निकाल सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल दे रही है मैडम वो बिल्कुल सही है। अगला है, 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपये है। परिकलन कीजिए कि 12.50 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें, पहले 3 दर्जन से मल्टीप्लाई करें, फिर इसे डिवाइड करें, तो क्या आ जाएगा, हमारे केले खरीदे जा सकते हैं, कितने केले खरीदे जा सकते हैं, उनकी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। यानी ए भी सही है और बी भी सही है। अगला एग्जाम्पल दे रही है, जोई और जेनी स्कूल जा रहे हैं। जोई जेनी से पहले चलना शुरू करता है। जब जोई तीसरे ब्लॉक पर था तब जेनी पहले ब्लॉक पर थी। यदि दोनों के चलने की गति बराबर है तो जब जोई 9वें ब्लॉक पर होगी तब जेनी कहाँ होगा। अगर हमें यहाँ पे एक कंडीशन और दी हुई होती तो हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते थे, दे सकते थे, लेकिन अभी हम इसका आंसर नहीं। अगला दिया हुआ है, उपयुक्त 3 प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। तो यहाँ पे केवल ए एकात्मक विधि पर आधारित है, बी और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। ए और सी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। सी वाला तो क्या हो जाएगा हमारा गलत। ए और बी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की क्या है, समस्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 41 नंबर का, वो है न्यूमेरिकल। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर गुणा 56 सेंटीमीटर है, एक वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। परिधि क्या होगी। किसकी परिधि पूछी है हमें, सर्कल की परिधि क्या होगी। पाई का मान दे रखा है 22/7। आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं कितनी है 176, एक वर्त का क्षेत्रफल के बराबर है। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर इक्वल दे रखा है 176 गुणा 56। यहाँ पे पाई का r स्क्वायर का मान करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 176 गुणा 56 इंटू 7 अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 22। अभी हम यहाँ पे अगर 22 को किससे मल्टीप्लाई करें, हम 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, तो ये कितनी बार कट जाएगा 8। तो यहाँ पे r का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, r का मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 56। r का मान कितना आ गया 56। अब हमें क्या पूछा है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि पूछी है। वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा 56। ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 8 बार, ये हो जाएगा 44 गुणा 8।
तो यहाँ से मान आएगा 8 में 16 जो 32 और 32 और 3 कितना हो जाएगा 35, यानी 352। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विमाएँ दे रखी है। विमाएँ दे रखी है 40 सेंटीमीटर 36 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर वाले एक ठोस पृष्ठ को 20 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से लागत से इसके क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। तो हमें अक्ष का मान ज्ञात करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, जो हमें रुपए दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 का तो क्या करेंगे, भाग देंगे और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये है क्या, यहाँ पर आएगा हमारे पास 5, 1 और 6। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5160 रुपये हो जाएंगे। टोटल रुपए कितने हो गए, 5160। अब एक ठोस का जो पेंट करवाते हैं तो उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला हमारा, इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा टोटल। तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी 40 गुणा 36 प्लस 36 गुणा x प्लस x गुणा 40 इक्वल के कितना दे रखा है, 5160 रुपये के बराबर। इसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हमारा x का जो मान आएगा वो कितना आएगा, यहाँ हमारे पास 15। आगे आप सोल्व कर सकते हैं, x का मान कितना आएगा हमारा यहाँ पे 15 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, वो दे रखा है PQRS एक चतुर्भुज है जिसमें PQ किसके बराबर है, PQ किसके बराबर है, PS के, और RQ बराबर है RS के। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, इस प्रकार से अगर दो भुजाएं बराबर हो तो वो एक पतंग होता है। मान लीजिए ये पतंग है जिसमें क्या दे रखा है, PQ R और S। तो ये भुजाएं बराबर दे रखी है तो दो ये भुजाएं बराबर दे रखी है। तो पतंग में इसके विकिरण बराबर हैं, नहीं, इसके विकिरण बराबर नहीं होते हैं। इसके विकिरण परस्पर लंबवत होते हैं। ये कथन क्या है, सत्य है। प्रत्येक विकिरण प्रत्येक शीर्ष पर समद्विभाजित करता है, ये भी क्या है, गलत है। इसके विकिरण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये भी क्या है, गलत होते हैं। केवल और केवल एक सत्य दे रखा है इसके बारे में कि इसके विकिरण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है हमें 44 का दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, ABC एक समचतुर्भुज है। यानी समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं क्या है इसकी, बराबर है। जिसमें कोण ADB कितना दे रखा है, 25 डिग्री। यानी AD और B ये कोण कितने दे रखा है हमें, इस टाइप से मान लेते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, अगला मान लेते हैं हम इस टाइप से, ABC और ये हो गया हमारा D। हमें कोण के कौन सा दे रखा है, ये इसकी विकिरण हो गई। ये कोण क्या दे रखा है हमें, ADB, यानी ये दे रखा है AD और B, ये दे रखा है हमें 25, ठीक है। और ये 25 दे रखा है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, 25। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ऐसे ही समद्विभाजित करते हैं तो ये भी 25 और ये भी कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे ये मान कितना हो जाएगा हमारा, ये मान आ जाएगा हमारा 130
50। तो यहाँ पे हमें कोई पूछा है 2B A और D, यानी ये कोण कितना दे रखा है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 130 डिग्री को, माइनस A B और C यानी 50, यानी 260 माइनस 50 यानी कितना आ जाएगा 210 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्य और परिसर का माध्य निकालना है। तो सबसे हमें पहले क्या निकालेंगे, परिसर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या क्या मान आएगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा 7, उसके बाद में आएगा 8, उसके बाद में आएगा 9, 10, उसके बाद में आएगा 11, उसके बाद में 11, उसके बाद में 12 है नहीं 13, उसके बाद में 14, उसके बाद में आएगा 15, उसके बाद में आएगा 16, उसके बाद में आएगा 17, उसके बाद में आएगा हमारे पास 18 है नहीं, 19 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, और फिर क्या है 23। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 टोटल हो गई। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालनी है रेंज, यानी क्या निकालना है, परिसर। परिसर क्या होता है, सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटा दो, तो 23 माइनस 7, ये कितना हो जाएगा हमारा, रेंज कितना हो जाएगी हमारी यहाँ पे 16। अगला है हमारा माध्यक मतलब मीडियन हो जाएगा। यहाँ पे ये कितनी है 12, यानी क्या आ रही है, सम संख्याएं आ रही है। सम संख्याएं आ रही है तो बीच की संख्याओं को 2 बार ऐड कर देंगे, यानी इधर से 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दिया, तो 11 + 13 कितना हो गया, 11 + 13 बट्टा 2, यानी कितना हो गया 24/2। कितनी आ गई रे, माध्यांक कितना गया 12। ठीक है, अब हम निकालेंगे बहुलक जो संख्या ज़्यादा बार आ रही है, जिसकी बारंबारता बार बार आ रही है, वो बहुलक होगा। तो 11 2 बार आ रहा है तो 11। अब हम इन तीनों का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो m इक्वल कितना हो जाएगा 16 + 12 + 11 बट्टा में कितना हो जाएगा हमारा 3। ये मान आएगा हमारा 6 7 8 9, फिर ये आएगा 1 2 3 और अपॉन में 3, यानी कितना आ जाएगा 1 और 3, यानी आंसर क्या आ रहा है हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, x का मान दे रखा है, इंग्लिश वाला देख सकते हैं हम, x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, और हमें किसका मान पूछा है 1/x + 1/y का मान पूछा है। तो सबसे पहले देखो x का मान सोल्व करेंगे। यहाँ पे x इक्वल, इसे लिख सकते हैं हम √198 × 550। क्या लिख सकते हैं हमें, x इक्वल, इसे लिख सकते हैं हम 198 को लिख सकते हैं 11 × 9 × 2। ऐसे ही किसको लिख सकते हैं हम 550 को, तो ये भी क्या हो जाएगा 11 × 2 × 5 × 5, इस टाइप से आ जाएगा मान हमारे पास। तो हम जानते हैं 11 11 2 बार है तो बाहर आ जाएगा, 3 का अंडर रूट होता है, 9 का अंडर रूट होता है 3, 2 भी 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी x का मान हमारे पास कितना आएगा 330। ऐसे ही y का मान सरल करेंगे तो y का मान क्या है हमारे पास क्यूब में, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे देखो 99 को क्या लिख सकते हैं 11 × 9 गुणा 363 को क्या लिख सकते हैं 3 × 121। इसका 1/3 भाग निकालना है, तो यहाँ पे मान हमारे पास कितना आएगा
33। इसको सरल करेंगे तो मान कितना आएगा 33। अब हमें निकालना है 1/x अपॉन 1/y। तो इसे सरल करेंगे सबसे पहले 1/x प्लस 1/y। लघुत्तम ले लिया x और y, ऊपर क्या आ गया x प्लस y। तो यहाँ x प्लस y को जोड़ेंगे 330 प्लस 33 और इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मान आ जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 3 और 3 6 3 और इसे मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा 0 × 0 3 3 3 3 3 बार जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 0 × 3 0 3 का बार, इस टाइप से आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है यदि p बराबर ये दे रखा है हमें और मान दे रखा है और देन p इज मानक रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त, यानी मानक रूप लिखना है इसका। तो देखो यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 10, यहाँ पे है 10 की पावर 9। तो हम सबसे पहले 10 की पावर क्या करेंगे 9 करेंगे। तो यहाँ पे 10 की पावर अगर 9 करेंगे हम तो क्या करेंगे 10 का क्या करेंगे भाग दे देंगे, यानी भाग देंगे तो मान कितना आ जाएगा हमारा 123 पॉइंट 10 का भाग देंगे तो मान हमारा आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 5.670। माइनस करो यहाँ पे कितना मान आएगा 4 में से 0 है 4, 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 मिनट, इसे आराम से सोल्व करते हैं। अभी क्या मान आ रहा है देखो सबसे पहले 10 की पावर हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 10 की पावर 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे मान कितना बचेगा हमारा 10 इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना मान आ जाएगा, यहाँ पे मान आ जाएगा 123.4 माइनस 5.67, ये माना जाएगा। इसको कम करेंगे तो 123.4, यानी ये मान आएगा हमारा 6 7 और 5। 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7 पॉइंट, ये 13 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 7, 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 1 में से 0 जाएगा 1, यानी ये मान आ रहा है। और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9, लेकिन ये ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो हम मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 10 की पावर 10 करेंगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मान कहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पर। लेकिन अगर हम 10 की पावर 11 कर दें यानी 2 से गुणा कर दें तो 1.1773 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 11, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला लिखा है हमें किसी संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया का गुणनफल -7/4 इनवर्स का व्युत्क्रम हो, यानी अगर इसको किसी से मल्टीप्लाई करें -1/4 गुणा कितना हो जाएगा n इक्वल किसके आएगा -7/4 के इनवर्स के। तो -7/4 का व्युत्क्रम क्या होगा -7/4 ही होगा। तो यहाँ से माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। n का मान हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे इसका व्युत्क्रम इसका इन्वर्स है ये इस टाइप से, तो मान कितना आएगा 7/16। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दे रखा है हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी है। इसमें 36
36 और 32 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुणा आर की पावर 4 है। अभाज्य संख्या है पी प्लस क्यू माइनस 2r का क्या निकालना है, मान निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखो 31, 36 और 32 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 11 की पावर लिख सकते हैं 2, 2 की पावर लिख सकते हैं 5 गुणा 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 4। अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो सारी ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पे p का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, p का मान हो जाएगा 11, q का मान हो जाएगा हमारे पास 2 और r का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे रखेंगे यानी 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके कम माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो मान कितना आएगा यहाँ पे 6, 6 को माइनस करेंगे तो 4, 3 यानी कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें एक चार्ट दे रखा है, सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का मान दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो 8 और 6 कितना हो गया, 8 और 6 हो गया 14, 14 और 6 कितना हो गया 20 यानी 0 हो गया 2, 2 ये हो जाएगा 8, 8 16 24 और 25, 25 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 7 कितना हो गया 33 और 7 कितना हो गया 40 यानी टोटल कितना हो गया हमारे पास 400। यदि उपयुक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाए तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों का त्रिज्यखंड में कोण कितना होगा, यानी हमें कोण का मान निकालना है, कितना कोण आएगा। तो सुनीता द्वारा गणित में कितने अंक प्राप्त किए गए हैं 96, कितने में से 400 में से 400 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं 96 अंक प्राप्त किए हैं। कोण निकालना है तो 360 डिग्री से क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करो 9 पंजो 45, 9 छक्की 9 पंजो 45, 9 54, 5 81, 5 कितना हो गया 86, 86.4 डिग्री माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक लंबवर्तीय बेलन के लिए। किसी लंबवर्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है, इसका आयतन 46-20 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है। लंबवर्तीय बेलन की लंबाई दे रखी है 1.2 मीटर, ठीक है 1.2 मीटर दे रखा है। तो सबसे पहले बेलन का आयतन कितना दे रखा है 46-20, यानी बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल दे रखा है 46-20, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे यानी 22/7 गुणा आर स्क्वायर रख दिया मान। यहाँ पे कितना मान आएगा 1.2 इक्वल आ गया 46-20। यहाँ से आर का मान हमारे पास आ जाएगा 7/2, 7/2 आ गया। इसे सोल्व कर लेना आगे, तो मान कितना आएगा 7/2। अब हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h यानी 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान 7/2 गुणा h का मान कितना है 1.2, 7 से 7 कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 गुणा 12/10 यानी ये भी कैंसिल कर दो 5 और ये हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, 12 1 13/5। इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर भाग देंगे तो कितना आएगा 22 में 4 बार, 3 और 2 30, 6 बार,
फिर क्या लगेगा 0.40 इस टाइप से आएगा। लेकिन ये मान हमारा मीटर में आया है और हमें मान किस में लाना, सेंटीमीटर में। तो इसमें 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 100 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। तो मान कितना आएगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें फलक त्रिभुजाकार फलकों शीर्षों किनारों की संख्या दे रखी है, यानी त्रिभुज दे रखा है हमें इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से एक आकृति दे रखी है त्रिभुज के आकार में, ठीक है। तो त्रिभुज के आकार में दे रखी है, तो इसमें फलक कितने होंगे, 1 2 3 4 5, यानी फलक होंगे 5, ठीक है। दूसरा दे रखा है हमें फलक के बाद में दे रखे हैं शीर्ष कितने होंगे, तो शीर्ष देखो 1 2 3, 1 2 3, शीर्ष कितने हो गए 6। किनारे कितने होंगे 9, यानी 3 ऊपर 3 6 7 8 9, ये जो लाइन होते हैं वो होंगे किनारे। अब ये मान हम इसमें रखते हैं तो कौन सा संतुष्ट करता है और कौन सा नहीं, देखते हैं। यहाँ पे रखा सबसे पहले 4 गुणा f का मान है 5 प्लस 2, v का मान दे रखा है गुणा 6 माइनस 3, e का मान दे रखा है 9, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 माइनस 27, यानी ये क्या हो गया 32 माइनस 27, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, यानी ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड में रख के देखते हैं, सेकंड में रखेंगे तो 2f का मान है 5 प्लस 3, v का मान है 6 माइनस 2, e का मान है 9, इक्वल दे रखा है 10 आना चाहिए, तो 10 आएगा क्या 10 प्लस 6 दूनी 18 माइनस 9 दूनी 18, यानी 18 से 18 कैंसिल, मान कितना आ रहा है 10। यहाँ पर भी इक्वल कितना दे रखा है 10। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन है हमारा, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस पी एस क्यू एस बराबर हैं। यदि कोण क्यू पी आर 15 डिग्री है तो इसका मान बताना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे इस टाइप से बनाएंगे, यानी ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। अब एक बिंदु हम यहाँ पे बीच में ले लेते हैं S, तो यहाँ पे क्या दे रखा है RS, यानी ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या हैं बराबर हैं। हमें कौन सा कोण दे रखा है QPR, यानी ये कोण दे रखा है कितने डिग्री दे रखा है 15 डिग्री दे रखा है। अब अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये हो जाएगा, ये भी कितना होगा हमारा 15 डिग्री। ये इनका जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के बराबर हो जाएगा। इसके साथ ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर, तो ये जो कोण का मान आएगा वो क्या आएगा दोनों का बराबर, यानी 75 और 75 डिग्री। यहाँ पे पूछा है PQR, यानी PQR कितना डिग्री है 75 डिग्री, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 75 से माइनस PRQ 15 और 75 कितना हो गया 15 और 75 कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, ये कितना हो गया 150 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल कितना आएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये में बेचे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। लाभ हानि प्रतिशत से सीटेट के सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है।
तो सबसे पहले ए वस्तु के लिए निकालेंगे 384 किसके बराबर है, 20% की हानि हुई है, यानी ये 80 के बराबर है। हमें 100 के बराबर लाना है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे माइनस, यहाँ से मान हमारा आ जाएगा 480 रुपये। ऐसे ही बी वस्तु को कितने में बेचा है उसने, 400 रुपये में बेचा, और कितने का लाभ हुआ, 125 का, यानी 125 के बराबर है, गुणा हमें किसके बराबर लाना है, 100 की। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 320 रुपये। यहाँ से टोटल कितना हो गया हमारा, 0 8 0 4 और 3 1 8, यानी 800 रुपये। लेकिन उसने टोटल कितने में बेचा है, 852 रुपये में। तो यहाँ पे 52 रुपये का उसको क्या हो गया, लाभ किस पर हुआ, 800 पर। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 52/800 गुणा 100, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40, 8 छिक्की 48, 8 छिक्की 48, यानी 6.5% का उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल ये दे रखा है, तो a माइनस b का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इक्वल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा bx² प्लस 2xy प्लस abx प्लस 2ay, ये हो गया। यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी b का मान हमारे पास कितना आएगा, यहाँ से इसको इससे कंपैरिजन करेंगे तो b का मान कितना आएगा, 5 आएगा। दूसरा दे रखा है y के लिए, तो 2a बराबर दे रखा है -8, यानी a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का कितना आएगा 4। हमें किसका मान निकालना है, a माइनस b का, तो a का मान कितना है, a माइनस b का मान निकालना है। a का मान है -4 और b का मान है +5, तो मान कितना आ जाएगा, -9, यानी ऑप्शन नंबर 3 होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि a और b दे रखे हैं, c दे रखा है, a प्लस b माइनस c, तो सबसे पहले a प्लस b को जोड़ेंगे, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा, a प्लस b माइनस c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x² y² प्लस इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² y² माइनस 2x², फिर माइनस इसको माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ साथ में, तो -3y² प्लस 12x² और कितना हो जाएगा ये y², ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो a प्लस b माइनस c का मान कितना आएगा हमारे पास, x² यहाँ से रहा, ये क्या माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -x²। अगला है यहाँ पे है x² प्लस में और यहाँ पे भी प्लस में और यहाँ पे है माइनस में, तो 13 ये हो जाएगा प्लस 10x² और y² माइनस 3y², ये माना गया हमारा। तो ये तो मान किसका हो जाएगा, x² का गुणांक है वो तो p का मान, x² y² का मान वो है q का, और जो y² का गुणांक है वो है r का। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेंगे तो p का मान कितना आ जाएगा, -1, q का मान आ जाएगा 10 और r का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, -3। हमें किसका मान निकालना है, 2p प्लस q माइनस r का। तो यहाँ पे हम रख देंगे 2p, p का मान कितना है यानी -5, q का मान है +10 माइनस +3, यहाँ से मान की जाए 13 में से अगर 5 माइनस होगा तो मान कितना आएगा हमारा 8, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें डिवाइडेड रूल से निकालेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी 2, 3 और 11 से विभाज्य होती है। तो देखो 2 का डिवाइडेड रूल क्या कहता है कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए और 0 होना चाहिए। इस टाइप से है तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो ये देखो फर्स्ट संख्या 8 है तो ये भी 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से, ये भी 2 से और ये भी 2 से। ये तो 2 का डिवाइडेड रूल है। 3 का डिवाइडेड रूल क्या कहता है कि अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए, 3 का मल्टीप्लाई, यानी 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 12 होना चाहिए या फिर 15 होना चाहिए या 9 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 दूनी 24, यानी 3 डिवाइड है इसमें। ये हो जाएगा 10 और 10 20, इसमें बी वाले में डिवाइड नहीं होगा तो ये तो कैट हो जाएगा। अगला है 9 और 1 10, 10 और 18, इसमें तो जा सकता है 3 का। अगला है 9 6 3 6, यानी 9 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो गया हमारे पास 24, तो इसमें भी जा सकता है। अब 11 का डिवाइडेड रूल क्या कहता है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई आना चाहिए। तो हम देखते हैं, ये तो कट हो गया, इसमें देखते हैं, यानी 8 और 4 12, ये 12 यानी 0, इसमें 11 का भाग जा रहा है। अगला है इसमें तो देने की ज़रूरत नहीं है, ये कट हो गया ऑप्शन। इसमें हो जाएगा 9 10 11, इसमें नहीं जाएगा, यानी सी वाला भी क्या हो जाएगा, कट। ए और डी, यानी ए और डी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर का क्वेश्चन है। समीकरण दे रखी है का हल, निम्नलिखित समीकरण का भी हल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 23 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 23x प्लस 23 माइनस 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 46x, और ये कितना हो जाएगा माइनस 23 मल्टीप्लाई 4 इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 5x। यहाँ से कितना हो गया 23 और 46, यानी माइनस का 23x, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 23, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 1 4 4 12 12 8 92, 3 माइनस 5x, इस 5 को इधर ले आओ तो मान कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से माइनस 18x इक्वल कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो 3 माइनस 23 प्लस 92, 95 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 95 से 23 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे यहाँ से x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा -4, यानी x का मान कितना आ रहा है हमारे पास -4। तो हम देखेंगे कौन सी को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट ऑप्शन को, यानी कितना आएगा 10x प्लस 5 बराबर 3x प्लस 3, यानी इधर लेके आएंगे तो कितना, ऑप्शन फर्स्ट में रखेंगे तो मान क्या आएगा हमारा यहाँ से, इसको इधर लेके आएंगे 7 इक्वल ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, यानी x का मान कितना आ रहा है -2/7 नहीं होगा। सेकंड से देखेंगे तो यहाँ से आएगा 6x प्लस 9 इक्वल 2x प्लस 6, यानी इसको लेके आएंगे 4x इक्वल हो जाएगा -3, यानी x का मान आ रहा है -3/4। थर्ड में रख के देखेंगे तो थर्ड से आ रहा है 6x प्लस 9 इक्वल 5x प्लस 5, इसको इधर लेके आएंगे यानी कितना आ जाएगा, ये इधर लेके आएंगे तो x इक्वल माइनस, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा -4, यानी थर्ड ऑप्शन से हमारा मान क्या आ रहा है
एक्स इक्वल कितना आ रहा है -4 और हमें एक्स इक्वल -4 ही लाना है, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट। देखो ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको सरल कर लेना, यहाँ से एक्स का मान निकाल लेना, फिर एक्स का मान या तो इसमें रख के देख लो या फिर इनको अलग अलग सरल करके देख लो। तो हम यहाँ पे इनको अलग अलग सरल करके देखा है, फर्स्ट से नहीं आया, सेकंड से भी नहीं आया, थर्ड ऑप्शन से आ गया, तो हमें फोर्थ को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। थैंक यू सो मच। मैंने 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।